अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आज का जो लेक्चर है उसके लिए मेरे पास कोई स्लाइड्स नहीं है जो यूजुअली मेरे पास होती हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि पेन और पेपर जो है या नोटबुक अपने पास रख लें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप खुद नोट कर लें। आज से पहले हर लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो मेरी स्लाइड्स में अवेलेबल होते थे और मैं आपके साथ शेयर कर लेता था। सो कोशिश ये करें कि आज आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद से नोट कर लें। तो पहला तो जो आज का टॉपिक है मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि हम अभी तक जो प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं उसमें इन जनरल हमने सिंगल फाइल प्रोग्रामिंग की है। हमने जो भी कोड बनाना होता था उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, फंक्शंस बनाने हैं या जो भी मामलात हैं वो हम एक ही फाइल के अंदर जिसकी एक्सटेंशन सीपीपी होती थी टाइप करते थे और उसके बाद उस फाइल में मेन भी मौजूद होता था। उस फाइल को हम कंपाइल कर लेते थे, अगर वो एरर फ्री होती थी तो रन और टेस्ट करके, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो हम उन्हें रिमूव कर लेते थे। तो आज मैं थोड़ा सा इस चीज़ को टच कर रहा हूँ कि हम मल्टीपल फाइल्स में अपना एक प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और उसके क्या रीजंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं कि हम अपने कोड को एक फाइल की बजाय मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट कर दें। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि कोई भी प्रोफेशनल कोड जो है, एक बड़े सॉफ्टवेयर को जब हमने डेवलप करना है, हमने प्रोफेशनली कोड करना है, तो ये बातें कई दफ़ा डिस्कस हुई हैं कि उसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड, इवन इससे भी ज़्यादा बिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड भी हो सकता है। ये जो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड है ये नेचुरली एक प्रोग्रामर टाइप नहीं करता है, कोड नहीं करता है, एक टीम होती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ प्रोजेक्ट वो टीम 4 बंदे, 8 बंदे या इवन थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब अगर एक फाइल के अंदर सारे लोग काम कर रहे होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो फाइल जो है वो सारी की सारी कंबाइन कैसे होगी, क्योंकि हर एक ने अपने अपने पीसी पे, लैपटॉप पे काम करना है। तो उसको कंबाइन करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा। इसलिए एक ऑप्शन तो ये मतलब हमारे पास बेनिफिट मिलता है मल्टीपल फाइल प्रोग्रामिंग का कि हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें जब एक टीम काम कर रही है तो टीम को हम स्पेसिफिक टास्क दे दें। इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि फर्ज कर लें कि आपने एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जैसा आपका सीएमएस है। अब सीएमएस में स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, कोर्सेज भी हैं, ग्रेड्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, सेशंस भी हैं, डिग्रीज भी हैं, बहुत सारे जो है ना उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है उसका अपना अपना एक बिहेवियर है। हम हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे कि जी ये स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है, उसके ये डेटा मेंबर्स हैं, ये कोर्स का स्ट्रक्चर है, उसके ये डेटा मेंबर्स हैं, ये ग्रेड्स का स्ट्रक्चर है, उसके ये डेटा मेंबर्स हैं, और फिर ये तमाम जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो फॉर एवरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर एवरी टाइप ऑफ टास्क हम डिफरेंट फाइल्स जनरेट कर लेते हैं कि ये कोर्स से रिलेटेड कोड फाइल हैं, ये ग्रेड से रिलेटेड हैं, ये टीचर से रिलेटेड हैं, ये स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड हैं, एंड सो ऑन। हर फाइल एक डिफरेंट टीम मेंबर के पास चली जाती है, वो उसे अपने तौर पे कोड करता है, अपने तौर पे टेस्ट करता है, और फिर ये सारी फाइलें इकट्ठी करके इनके कोड की आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक बड़ा सिस्टम जिसे हम कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमेशा मल्टीपल फाइल्स में डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे।
इसके अलावा भी हमें और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मल्टीपल फाइल प्रोजेक्ट से हमें मिलते हैं। तो बेसिकली टू स्टार्ट विथ हम एक छोटा सा कोड लेते हैं और उस छोटे से कोड को अपने तौर पर मल्टीपल फाइल्स में कंपाइल वगैरह कैसे करना है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर रहा हूं और उसके बाद इन चीजों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। ओके जी स्टूडेंट, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो इस वक्त मेरे पास यहाँ 3 फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, इनमें से एक फाइल जो है उसका नाम मैंने रखा हुआ है complex.cpp। इस फाइल को अगर आप गौर से देखें तो ऊपर इंक्लूड्स है, यूजिंग नेम स्पेस std है, एक फंक्शन है शो जिसको कांस्टेंट टाइप का एक पैरामीटर, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का कांस्टेंट पैरामीटर एज रेफरेंस मिलता है और वो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को इस तरह से आउटपुट कर देता है। फिर एक फंक्शन है कॉन्जुगेट जिसको पैरामीटर के तौर पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ कांस्टेंट रेफरेंस रिसीव होता है और वो उसे एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी फाइल के अंदर आपको मेन नहीं नजर आ रहा होगा। इंक्लूड्स हैं, यूजिंग नेम स्पेस std भी है, कुछ फंक्शंस बने हुए हैं और उसके बाद दैट्स इट। इस फाइल में मेन नहीं है। सो मल्टीप्लाई का फंक्शन है, मैग्नीट्यूड का फंक्शन है, कॉन्जुगेट का फंक्शन है, शो का फंक्शन है। ये फंक्शंस जो हैं ये 4 फंक्शंस हैं। अब अगर मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा तो ये फाइल जो है ये प्रॉपरली कंपाइल और लिंक नहीं होगी, इसमें मेन मौजूद नहीं है, मे भी कुछ और चीजें भी मौजूद ना हो। सो लेट इट ट्राई। complex.cpp फाइल जो भी मैंने आपको दिखाई है मैं इसे कंपाइल कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रोग्राम एट द एंड मुझे ये लिंक देता है, एंट्री पॉइंट मस्ट बी डिफाइंड, इट इज अ लिंक एरर। एंट्री पॉइंट जो है हमेशा हमारे जो C++ प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह की प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं उसमें एंट्री पॉइंट मेन होता है। ठीक है, सो इसमें मेन नहीं है। और जब मैं यहां जाऊं तो यहां जाके कोई मेरे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल भी नहीं बनी है जिसे मैं रन कर सकूं। यहां एक और फाइल मौजूद है, डेमो complex.cpp। मैं इसको ओपन करता हूं, इसके ऊपर इंक्लूड्स मौजूद हैं, यूजिंग नेम स्पेस std है, मेन है। इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद C1 के रियल को ये वैल्यू असाइन कर दी है, उसके इमेजिनरी को ये वैल्यू असाइन कर दी है, शो फंक्शन कॉल कर लिया है, उसके बाद कॉन्जुगेट फंक्शन कॉल करके दोबारा शो कर लिया है, मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल कर लिया है, मैग्नीट्यूड का फंक्शन कॉल कर लिया है। ये वही फंक्शन है जो अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये इस फाइल में मौजूद है। सो बेसिकली इस फाइल में ये जो डेमो वाली है उसमें मेरे पास सिर्फ मेन मौजूद है लेकिन फंक्शंस नहीं है, जबकि इस फाइल में फंक्शंस हैं, मेन नहीं है। अगर मैं ये सारा कोड उठा के कॉपी पेस्ट एक फाइल में कर लूंगा तो बेसिकली फंक्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगे, मेन भी अवेलेबल हो जाएगा, मैं उसे कंपाइल करूंगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो
लेकिन मैंने कोड को स्प्लिट कर दिया है जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम मल्टीपल फाइल्स प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। अब मैं वापस आता हूं और इधर मैं ये डेमो वाली फाइल को कंपाइल करता हूं। अगेन ये फाइल एट द एंड मुझे कुछ एरर्स दे रही है। अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल, कॉन्जुगेट, मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई एंड शो, क्योंकि इस फाइल में ये वाले फंक्शंस डिफाइंड नहीं है। अगेन ऑल दीज आर बेसिकली लिंकर एरर्स। तो दोनों फाइलें इंडिपेंडेंटली अगर हम इनको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, ये कंपाइल हो जाती हैं, लेकिन लिंकिंग इनकी नहीं पॉसिबल हो जाती क्योंकि देयर आर समथिंग मिसिंग इन बोथ फाइल्स। तो पहले तो मैं ये करता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स डेमो डॉट सीपीपी सीएल के साथ और फिर स्पेस देके कॉम्प्लेक्स डॉट सीपीपी, यानी कि एक, पहले मैं हमेशा ये करता था कि एक फाइल में कोड होता था और मैं सिर्फ उसी फाइल का नाम लिख के उसे कम करता था। अब मेरा कोड जो है वो दो फाइलों में स्प्लिट है, तो मैं स्पेस देके दूसरी फाइल का नाम भी लिख रहा हूं और अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये दोनों फाइलें वन बाय वन कंपाइल होंगी। ठीक है, ये यहां पर आपको नजर आया कि ये डेमो कॉम्प्लेक्स कंपाइल हुई है, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाइल हुई है, और एट द एंड ये दोनों फाइलें कोई ऑब्जेक्ट फाइल्स आपस में मिलके एक एग्जीक्यूटेबल बना है। और इस एरिया में कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आया है या लिंकर एरर नहीं आया है। और यहाँ पर अगर आप जाके देखें तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी जनरेट हो गई है जिसको मैं रन कर सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स डेमो डॉट exe उस फाइल का नाम है। ये मैं इसे रन करूंगा तो ये सबसे पहले जो शो करेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3,-4, फिर उसका कॉन्जुगेट विच इज 3, 4, उसके ऊपर एक और प्रोसेस है जो मल्टीप्लाई का, और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो आप अपने तौर पर जो भी यहाँ पर कोडिंग हुई है इसमें आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या। ठीक है, सो मल्टीप्लाई का फंक्शन जो है वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक डबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो रियल पार्ट को भी उसको भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, सो नेचुरली वो 10 टाइम्स उससे मेरे पास आगे रिजल्ट्स आ गए। तो यहाँ एक छोटी सी चीज जो मैंने अभी आपको समझाई है कि यू कैन स्प्लिट योर कोड इनटू मल्टीपल फाइल्स, और फिर इंडिपेंडेंट फाइल्स के अंदर आपको अपना कोड ठीक करना है। फिर जब आपने इनको बेसिकली कंपाइल करना है, लिंक करना है, तो आपको उनको इकट्ठा आपस में कंपाइल एंड लिंक करना है सो दैट कि वो कंबाइन होके सारी चीजें इकट्ठी होके एग्जीक्यूटेबल बन सके। अभी तीसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है, क्योंकि यहां पर इस लाइन को अगर आप देखें तो बेसिकली ये 3 वेरिएबल्स बने हैं और इन तीनों की डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कोई बिल्ट इन डेटा टाइप तो नहीं है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इफ इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए या इन्यूमरेटर होनी चाहिए, अभी तक जो कुछ हमने स्टडी किया है। और अगर ये है तो क्या ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड है विद द C++ या फिर हमने बनाई है। तो एक्चुअली यहाँ एक तीसरी कोड फाइल भी मौजूद है जिसकी एक्सटेंशन CPP नहीं है बल्कि AH है। ठीक है, इस फाइल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको दिखा दूं तो उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के नीचे वो जो 4 फंक्शंस हैं उनकी प्रोटोटाइप्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज ध्यान में रखें, ये ऊपर और नीचे वाली चीजें मैं इसको बाद में डिस्कस कर लूंगा ये क्या है, लेकिन एटलीस्ट इतना कोड जो है ये आप समझते हैं कि ये रिक्वायर्ड है टू रन अ फाइल। ठीक है, अगर हम इस सारे कोड को एक सिंगल फाइल में रखते, ठीक है, तो यहां पे मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता, फंक्शंस डिक्लेयर करने पड़ते, मेन आता और मेन के नीचे मैं फंक्शन डिफाइन करता। सो वो जो डिक्लेरेशंस हैं वो मैंने एक हेडर फाइल में रख दी है। जो इन फंक्शंस की बॉडीज को डिफाइन किया है वो मैंने एक सेपरेट फाइल में रख दी है, और जो मेरा मेन लॉजिक है वो मैंने एक सेपरेट फाइल में रख दी है। अब ये जो हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल में सिर्फ डिक्लेरेशंस हैं। ये डिक्लेरेशंस
मल्टीपल जगह पर रिक्वायर्ड होंगी। मसलन जब मैं यहां पर ये वर्ड कॉम्प्लेक्स लिखूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है ये इस फाइल में अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरह जब ये मैं डेमो सीपीपी में कॉम्प्लेक्स का लफ्ज लिखूंगा तो ये फाइल यहां मौजूद होनी चाहिए। जब मैंने ये शो फंक्शन कॉल किया है तो इसके ऊपर इस फाइल इस लाइन नंबर 13 से ऊपर ऊपर शो फंक्शन क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट डिफाइन होना उसका जरूरी नहीं है। इसी तरह कॉन्जुगेट फंक्शन जब मैंने 16 लाइन पे यूज किया तो इससे ऊपर ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए। सो बेसिकली डिक्लेरेशंस और डेफिनेशंस ये जो एस्पेक्ट्स हैं फंक्शंस के और डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं उनके, डिक्लेरेशंस को हम एक सेपरेट फाइल हेडर फाइल में बनाते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास मल्टीपल है। तो हम उस फाइल को हेडर फाइल को अपने कोड में इंक्लूड करते हैं। चूंकि ये हमारी बनाई हुई फाइल है, ये एप्रोप्रिएट डायरेक्टरी में नहीं पड़ी हुई, हम इस इंक्लूड को जो अपनी बनाई हुई फाइल है लेस देन ग्रेटर देन साइन की बजाय डबल कोट्स में लिखेंगे। अगर इस फाइल को भी हम फोल्डर्स और डायरेक्टरीज आ दें जो C++ को पता है वहां पर इंक्लूड फाइल्स पड़ी हुई हैं लाइक आईओ स्ट्रीम्स एंड अदर्स, तो फिर इसको भी हम एंगल ब्रैकेट्स में यानी लेस देन और ग्रेटर देन साइन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली फाइल हमारे करंट फोल्डर में मौजूद है जिसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां से C++ इंक्लूड फाइल्स सर्च करती है, तो फिर हमें इसको विद प्रॉपर पाथ डबल कोट्स में लिखना होगा। यहां एक चीज ध्यान में रखिए कि डिक्लेरेशंस हम हेडर फाइल में लिखेंगे और उसको जहां जहां यूज करना होगा वहां वहां उसे डिक्लेयर कर लेंगे क्योंकि C++ कंपाइल करने के लिए उसे सिर्फ डिक्लेरेशंस चाहिए होती हैं। एट द एंड जब C++ चीजों को लिंक करता है तो वो फिर बाकी चीजों को कंबाइन करता है, ठीक है, जो भी उसको लिंकिंग के लिए कही जाती हैं अकॉर्डिंगली। तो ये एक छोटा सा तारुफ था कि जिसमें मैंने बेसिकली एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स को एक सेपरेट सेट ऑफ फाइल्स, हेडर फाइल जिसमें उसकी डिक्लेरेशन बता दी और सीपीपी फाइल जिसमें उसको मैंने डिफाइन कर दिया। और अब ये इसका फायदा ये है कि मुझे कोड कॉपी पेस्ट करने की बजाय अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहीं और यूज करने हैं तो मुझे फाइल्स कॉपी पेस्ट करना पड़ेंगी और अपने मेन कोड में मैं सिर्फ complex.h इंक्लूड करूंगा और मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की तमाम फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। जस्ट लाइक मैं सी मैथ इंक्लूड करता हूं मुझे मैथ की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, मैं स्ट्रिंग इंक्लूड करता हूं मुझे स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह मैं अगर कोई और प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करने हैं और मैंने एक दफा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेडर फाइल भी बना ली है और उसकी कोड फाइल भी बना ली है, तो मुझे फाइल्स कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, ना कि कोड को एक फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं जिनको मैं इकट्ठा यूज करूंगा। अभी स्टूडेंट में एक छोटा सा डेमो आपको और दे रहा हूं, ठीक है। वो ये है कि थोड़ी देर पहले मैंने जब एक फाइल को कंपाइल किया था तो इसने मुझे लिंकिंग एरर्स दिए थे क्योंकि मैंने कमांड जो दी थी मैंने कहा था CL दिस। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि अगर यहां पर मैं /C लिख दूं तो फिर ये फाइल अकेली कंपाइल होगी, लिंक नहीं होगी। तो मैं इसका आपको डेमो देता हूं, ठीक है। ये फाइल कंपाइल हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ /C लिखा है तो ये लिंक नहीं हुई, दैट्स व्हाई देयर इज नो एरर इन इट। कंपाइल टाइम का कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसी तरह मैं जो मेरी दूसरी फाइल है जिसका नाम कॉम्प्लेक्स है मैं उसको सेपरेटली कंपाइल कर सकता हूँ। अगेन दिस फाइल इज कंपाइल्ड एंड नो एरर इज देयर, लेकिन इससे ओबीजे फाइल्स बनेगी, एक्सी फाइल्स नहीं बनेगी। एंड एट द एंड मैं इन दोनों फाइल्स को जो ओबीजे बनी है सीपीपी की बजाय मैं इन ओबीजे फाइल्स को आपस में लिंक कर लेता हूं, ठीक है। अभी आप सिर्फ लिंक फाइल्स को लेके फाइल बना दी है। तो एक जो बेनिफिट है वो ये है जो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं
फाइल इंडिपेंडेंटली एटलीस्ट कंपाइल हो सकती है, उसके सिंटेक्स एरर्स चेक हो सकते हैं, उसकी ऑब्जेक्ट जनरेट हो सकती है, और फिर एट द एंड उसे हम कंबाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक तो अभी मेरे पास सिर्फ एक मेन फाइल है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हेडर और उसका सेट है। लेकिन जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी सीएमएस की, तो सीएमएस में देयर आर dozens and even hundreds of different entities, types। हर टाइप की फाइल हम अलहदा से उसका हेडर फाइल बनाएंगे और उसका कोड लिखेंगे। तो इतनी जब फाइलें होंगी तो उनको अलहदा अलहदा कंपाइल करना, आपस में उनको लिंक करना, लंबी लंबी यहाँ पर कमांड्स लिखना, वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस वजह से जब हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे शिफ्ट होते हैं तो हम आम तौर पर फिर हमें ऐसी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो हमें ईज ऑफ यूज प्रोवाइड करे। उस ईज ऑफ यूज के लिए डिफरेंट कंपाइलर्स हैं, वो एक यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है मेक यूटिलिटी। मैं क्या कह रहा हूं, मेक। ठीक है। सो इस वक्त मैं ये मेक तो आपको ना पा रहा, लेकिन मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसी सूरत में जब आपका कोड बड़ा हो जाए, मल्टीपल फाइल्स उसमें आ जाएं, तो उनको मैनेज करने के लिए बजाय इसके कि आप अब सिंगल एक एडिटर यूज करें और कमांड लाइन जो है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्हें अलहदा अलहदा कंपाइल करें, फिर उनको कंबाइन करके लिंक करें, आप एक अप्रोप्रिएट आईडीई यूज करें। ठीक है। मेक जो है ये इसको अवॉइड करें और कोई आईडीई इस्तेमाल करें। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, DevCpp is an IDE, Visual Studio is an IDE, Code Blocks, and there are many examples of IDEs there। ठीक है, जिनको किसी हद तक आप यूज कर रहे हैं। IDE जो है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम इसलिए कहते हैं कि इसमें काफी सारे टूल्स इंटीग्रेट हुए होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं एक ही सॉफ्टवेयर में, जिसको आईडीई कहा जाता है। और वो टूल्स जो हैं वो जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उन टूल्स में कंपाइलर और लिंकर तो नेचुरली होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब है कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो प्रोजेक्ट एक प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे टास्क होने हैं, उनको मैनेज करना ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। ठीक है। तो अब मैं आज विजुअल स्टूडियो पे शिफ्ट करता हूं यहां से। ठीक है। आपके पास जो भी वर्जन ऑफ विजुअल स्टूडियो है आप उसमें आ जाएं। ठीक है। जब ये विजुअल स्टूडियो रन हो जाएगा तो हम यहां से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे काम करने के लिए। तो जब हम एक नया प्रोजेक्ट यहां से लेंगे तो वो सबसे पहले तो पूछेगा कि आपके प्रोजेक्ट की टाइप क्या है। अभी मैंने कहा ना कि आईडीई इज अ बिग टूल, इट इज अ सेट ऑफ टूल्स। जितना बड़ा आईडीई होगा उतनी ही ज्यादा चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी। तो विजुअल स्टूडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव बिगर टूल है। इसमें आपने जब डेवलपमेंट करनी है तो आपने बनाना है कि कौन सी लैंग्वेज से डेवलपमेंट करनी है, किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, एटसेट्रा। फॉर द टाइम बिंग मैं इधर आता हूं और मैं यहाँ पर विजुअल सी में एक कंसोल एप्लीकेशन टाइप का प्रोजेक्ट लेता हूं। ये आप सब लेते आते हैं। इसके बाद मैं इसके नीचे यहाँ पर नाम देता हूं, नाम मैं रख देता हूं कॉम्प्लेक्स
नंबर्स, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। प्रोजेक्ट की टाइप कंसोल एप्लीकेशन, ये इस फोल्डर में बनेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इस मैं जब का बटन प्रेस करूंगा तो एक क्रिएट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अगर आप इस साइड पे देखें तो ये जो इस वक्त मैं जिस पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूं ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हेडर फाइल्स हैं, सोर्स फाइल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं, रेफरेंसेस हैं, एंड इवन इस प्रोजेक्ट से ऊपर एक सोल्यूशन मौजूद है। एज आई हैव जस्ट मेंशन्ड, विजुअल स्टूडियो इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूल। It provides the facility to make solutions for programming projects, programming problems. So यहाँ जो वर्ड सोल्यूशन है बेसिकली एक बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है वो है। अब अ सोल्यूशन कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। मैं इसको राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट इसमें करूंगा तो एक नए टाइप का प्रोजेक्ट इसी सोल्यूशन में ऐड हो जाएगा। अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। इट कैन हैव वन और मोर प्रोजेक्ट्स अ सोल्यूशन। सो फिलहाल सोल्यूशन के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पे आते हैं तो प्रोजेक्ट में हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। अभी अगर मैं इन फोल्डर्स को खोलूं तो इन फोल्डर्स में, ठीक है, ये तो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं, ये बेसिकली इंक्लूड फाइल्स हैं, ठीक है, रेफरेंसेस हैं, तो ये चीजें इस वक्त यहां मौजूद। कॉम्प्लेक्स नंबर्स डॉट सीपीपी इसमें मेन मौजूद है, ठीक है। मैं इस पूरे को यहां से डिलीट कर देता हूं। ये वाला जो मेन लॉजिक है इसको मैं यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ये यहां पर पेस्ट हो गया है। ये मुझे ये कॉम्प्लेक्स अनडिफाइंड है। मैं डीबग रादर बिल्ड में जाता हूं और उसके यहां पर एक कंपाइल की ऑप्शन मौजूद है। मैं इसको कंपाइल करता हूं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेगा और नेचुरली एरर्स मुझे मिलेंगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट कोड है। यहां आप सबसे पहले देखें कि इस विजुअल स्टूडियो ने बिल्ड स्टार्ट किया है तो इसने प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसने इसको बिल्ड करने की कोशिश की है, जबकि मैंने यहां से कहा था कंपाइल। मैंने अभी उसके बाद इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी 1 बाय 1 फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर नोज कि उनकी टाइप क्या है, वो हेडर फाइल हैं, वो सीपीपी फाइल्स हैं, वो रिसोर्स फाइल्स हैं, वो क्या चीजें हैं। अकॉर्डिंगली वो इसको कंपाइल करने के लिए उनको ट्रीट करेगा। हेडर फाइल्स को अपने तरीके से ट्रीट करेगा, बाकी चीजों को अपने तरीके से ट्रीट करेगा। बहरहाल क्योंकि ये फाइल इसमें मौजूद, क्या होना है, कंपाइल होना है, तो उसने डेफिनेटली देर आर मिनट, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि इंक्लूड ECH डॉट CPP मुझे कर लेनी चाहिए या H इंक्लूड कर लेनी चाहिए जो ये कह रहा है। ये क्यों करनी है इस पर भी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ये डिसअलाउ करता है तो अपनी जगह है, ठीक है। मैं इसको दोबारा बिल्ड करता हूं। नाउ देयर आर अदर एरर्स, ठीक है। ये एरर्स कौन से हैं, इनको भी अगर आप 1 बाय 1 देख लें तो कॉम्प्लेक्स अनडिफाइंड आइडेंटिफायर, कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, ये डिफाइंड नहीं है। एंड देन C1 C2 नेचुरली वो भी नहीं बनेंगे और उसके बाद शो भी नहीं होगा, कॉन्जुगेट भी नहीं होगा, एंड सो ऑन। एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब बेसिकली मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शन कौन सी हैं,
कि या तो मैं इसको यहाँ पर टाइप कर लूँ या यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना के उसके अंदर इसे पेस्ट कर दूँ। तो मैं इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे आता हूँ, न्यू आइटम पे आता हूँ, यहां से एक हेडर फाइल सेलेक्ट करता हूँ और उसका एप्रोप्रिएट नाम यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, नो इट इज हेडर फाइल। और मैं यहां से हेडर फाइल का जो कोड है, जो भी मैंने जैसा भी लिखा हुआ है, इसको मैं वहां जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, वापस बिल्ड, और इस फाइल पे आके इसको मैं कंपाइल कहता हूँ। दिस टाइम ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया है। दिस फाइल इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। व्हाई? यहां जो मैंने complex.h इंक्लूड की है, इस इंक्लूड ने इस फाइल के सारे कंटेंट्स जो कुछ भी था उनको इस जगह पर प्लेस कर दिया। तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेयर भी हो गया है, वहां पे फंक्शंस भी डिक्लेयर हो गए हैं। और जब ये यहां पर यूज हो रहे थे तो कंपाइलर को सिर्फ डेक्लेरेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, उसने इन डिक्लेयर्ड फंक्शंस के साथ इसको सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया। लेकिन अगर मैं इसके बाद इसे जाके बिल्ड करता हूं, सॉल्यूशन को बिल्ड कर लूं या इस प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्ड कर लूं, मैं इसको बिल्ड करता हूं। ठीक है, तो ये वही एरर्स जो लिंकर एरर्स हैं कि कॉन्जुगेट, मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई एंड शो, they are unresolved externals and these are basically linker errors। ठीक है, सो मुझे इसको भी इन फंक्शंस की बॉडीज भी प्रोवाइड करनी है, डेफिनेशंस भी प्रोवाइड करनी है। उसके लिए फिर मैं दोबारा इस प्रोजेक्ट में जाऊंगा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, और चूंकि मैंने फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो मैं न्यू आइटम में जाके इस दफा हेडर फाइल नहीं लूंगा बल्कि सीपीपी फाइल ले लूंगा, और उसका भी एक अप्रोप्रिएट नाम जो है वो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा, लाइक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये फाइल मेरे पास आ जाएगी और मैं या तो टाइप कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है, तो मैं इसके कंटेंट्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास complex.cpp का कोड भी मेरे प्रोजेक्ट में आ गया। ठीक है, मैं इसको अगर अलहदा से कंपाइल करना चाहूँ तो मैं इसको कंपाइल कर सकता हूँ। ठीक है, दिस टाइम इट गॉट फेल्ड। तो वही विजुअल स्टूडियो को सम टाइम ये पीसी एच हेडर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो वो हमारे लिए इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो मैं पीसी एच हेडर भी इंक्लूड कर देता हूँ। इसको सेव करके दोबारा बिल्ड कंपाइल पे आता हूँ। अब दिस टाइम इट गॉट कंपाइल्ड सक्सेसफुली। नाउ देयर इज सम वार्निंग इन इट। वो वार्निंग्स जो हैं वो यही है कि डबल को फ्लोट में अगर हम कन्वर्ट करें तो पॉसिबल लॉस है, वो हमने कहीं गलती की होगी डेटा टाइप मिसमैच की, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन से हो जाए। अब मेरे पास इस प्रोजेक्ट में complex.h है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसमें मेन लॉजिक मौजूद है, complex.cpp है जिसके अंदर उन फंक्शंस की टाइप्स मौजूद हैं। अब मैं अगर इसे बिल्ड करता हूं तो आप इसे देखें कि इसने सिंपली मुझे कह दिया है सक्सीडेड, और ऊपर एक छोटा सा कोई मैसेज आया है, नाउ आई कैन रन दिस। ठीक है, डीबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ये आउटपुट आ गई मेरे पास। दैट्स इट। अच्छा स्टूडेंट, अब दूसरी तरफ ये देखिएगा कि मैं जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर सीपीपी है, इसमें मैं कॉमा C4 टाइप किया है, मैंने इसे सेव किया है और मैं यहां से बिल्ड कहता हूं। इसने एक फाइल को कंपाइल किया है, उसके बाद लिंकिंग का प्रोसेस किया है
और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया। इसने इस फाइल को कंपाइल नहीं किया है जो कि जिसमें कोई चेंज नहीं आई। मैं जस्ट छोटी सी चेंज के लिए कि मैं इसमें एक एंटर करता हूं तो अब ये फाइल मॉडिफाई हो गई है। मैं दूसरी फाइल पे जाता हूं, वहां पे भी जाकर मैं जस्ट एक एंटर करता हूं, ये फाइल मॉडिफाई हो गई है। अब अगर मैं बिल्ड करता हूं तो ये वन बाय वन दोनों फाइल्स को आपने देखा है बिल्ड किया है इसने, यानी कंपाइल किया है। इसने कॉम्प्लेक्स डॉट सीपीपी को भी कंपाइल किया है, इसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी कंपाइल किया और उसके बाद नेचुरली उनको लिंक करके बनाया। मैं अब विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस यहां से जाके बिल्ड कहता हूं, ठीक है, इसने कुछ भी नहीं किया और सक्सेडेड। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि जो हमारा आईडी है उसको पता है कि किस फाइल में चेंज आई है, उसके इंपैक्ट कहां कहां है। ये मिनिमम कंपाइलेशन करेगा, मिनिमम एफर्ट करेगा टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। बिल्ड मीन एक्सी जनरेट करना है। अभी अगर मैं हेडर फाइल पे चला जाऊं कॉम्प्लेक्स डॉट एच और उस पे जाके जस्ट एक एंटर की प्रेस करूं और सेव करूं, तो ये जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड हुई है इस फाइल में भी और इस फाइल में भी। और अब मैं अगर इसे बिल्ड करूंगा तो ये दोनों को वन बाय वन बिल्ड करेगा, इसको भी और इसको भी। और ऑब्वियसली उसके बाद इनको आपस में लिंकअप करके उनको एक्जी बनाएगा जो रन होंगी। तो थोड़े से मैं बोर्ड यूज करके आपको फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। वो ये है कि हमारे पास एक सीपीपी फाइल है, इसको से x.cpp फाइल है, दूसरी अगेन हमारे पास सीपीपी फाइल है और से वो y.cpp फाइल है, ठीक है। हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। ये हेडर फाइल्स हम इनमें इंक्लूड करते हैं। ओके, मैं बोर्ड वाला काम रिपीट कर देता हूँ, ठीक। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था कि हम जब एक मल्टीफाइल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मल्टीफाइल प्रोजेक्ट में बेसिकली हम मल्टीपल सीपीपी फाइल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल x.cpp है, y.cpp, और हेडर फाइल्स होती हैं हमारे पास। हेडर फाइल्स हम शेयर कर सकते हैं मल्टीपल सीपीपी फाइल्स में, जिस तरह इसमें भी शेयर हो रही है और इसमें भी शेयर हो रही है। और जब एक हेडर फाइल एक सीपीपी फाइल में हम इंक्लूड करते हैं तो वो एक यूनिट बनता है। और वो यूनिट जो है जिसमें हेडर फाइल में जो कुछ भी आपने लिखा होता है उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो C++ में कंपाइलर से पहले एक प्रोसेस है प्री प्रोसेसर, वो उसको वहां से कॉपी करके सीपीपी फाइल में पेस्ट कर देता है इन द मेमोरी। और ये जो पूरा यूनिट बन जाता है सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके, वो यूनिट फिर कंपाइल होता है। इसी तरह ये दूसरा यूनिट होगा जो दूसरी सीपीपी फाइल पे मुश्तमिल होगा, एंड सो ऑन, और वो इंडिपेंडेंटली कंपाइल होगा। एंड वी कैन हैव मैनी सीपीपी फाइल्स एंड मैनी हेडर फाइल्स, वो आपस में एक लिंक बना रहे होंगे। अगर आप किसी भी हेडर फाइल में चेंज करेंगे, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, तो जिस जिस सीपीपी फाइल में वो हेडर फाइल इंक्लूड हुई होगी वो तमाम फाइलें रिकंपाइल होंगी, जिनमें वो हेडर फाइल इंक्लूड नहीं होगी वो कंपाइल नहीं होंगी। इसी तरह अगर आप किसी सीपीपी फाइल में चेंज करते हैं, एक में या दो में, तो वो एक या दो सीपीपी फाइलें कंपाइल होंगी, बाकी नहीं होंगी। अच्छा, कंपाइलेशन के बाद होता क्या है कि कंपाइलेशन के बाद हमेशा ओबीजे फाइल बनती है। इस कंपाइलेशन के बाद भी ओबीजे फाइल ही बननी है, इस कंपाइलेशन के बाद भी ओबीजे फाइल ही बननी है। ये जो आईडीईज का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो एक काम ये करता है कि वो
सीपीपी फाइल्स को अलग-अलग से कंपाइल करके उनके ओबीजेस बना देता है। जब वंस ये ओबीजेस बन जाते हैं तो फिर आईडीई लिंकर प्रोसेस को इनिशिएट करता है। वो लिंकर प्रोसेस इन तमाम फाइल को और लाइब्रेरीज को कंबाइन करके एक एक्जी फाइल जनरेट कर देता है। तो अब ये ज़हन में रखें कि किसी भी एक फाइल में जो सीपीपी फाइल है या हेडर फाइल है, आप जब चेंज करेंगे तो वो किसी ना किसी ओबीजे फाइल को तो मॉडिफाई करेगा, और ये जो एक्जी फाइल है इसकी डिपेंडेंसी तमाम ओबीजे फाइल्स पर होती है। ठीक है, तो किसी भी फाइल में चेंज होने का मतलब है एक्जी तो रीजनरेट होनी ही होनी है। अभी मैं वापस इस टूल पे आता हूं, विदाउट एनी चेंज अगर मैं यहां से कहता हूं बिल्ड, तो आप ये देखेंगे कि उसने कुछ नहीं किया है। उसने कहा बिल्ड सक्सीडेड बिकॉज नो ओबीजे फाइल इज चेंज्ड। लेकिन अगर मैं इसमें इस एंटर को मिटा दूं, सेव करूं और बिल्ड करूं, तो ये बिल्डिंग के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सीपीपी जिसको मैंने मॉडिफाई किया है और उसके बाद एक्जी भी दोबारा से जनरेट होगी। ठीक है, तो ये आप को सिर्फ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल प्रोजेक्ट है तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हो सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हो सकती हैं, डजन्स ऑफ फाइल्स हो सकती हैं। हम जिस में चेंज करेंगे सिर्फ वही फाइल कंपाइल होगी, लिंक सारी ओबीजे होंगी क्योंकि बाकी ओबीजे ऑलरेडी बनी हुई पड़ी हुई हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को पता है इन चीज़ों का कि कहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग और आईडीईज। आईडीईज जो हैं उनमें जैसा मैंने कहा है कि मिनिमम कंपाइलर और लिंकर तो होते ही हैं। तो एट दैट टाइम आई फॉरगॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आईडीई जो मुझे किसी सूरत में नहीं भूलना चाहिए था, वो है एडिटर। ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ आईडीई होता है। एडिटर मीन जिसमें आप कोड को टाइप करते हैं। इनके अलावा देयर आर मैनी टूल्स इन द आईडीईज लाइक डीबगर है। ठीक है, डीबगर का काम होता है लॉजिकल एरर्स को लोकेट करने में प्रोग्रामर को हेल्प करना। जब आपका कोड बहुत छोटा होता है तो आप आसानी से अपने लॉजिकल एरर्स डिटेक्ट और रिमूव कर सकते हैं जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। लेकिन जब आप इमेजिन करें कि कोड बहुत बढ़ जाए और आपका सारा कोड ना हो, मतलब एक टीम काम कर रही है और उस टीम ने मिलजुल के एक प्रोजेक्ट बनाया है और आप ढूंढना चाह रहे हैं कि उस ओवरऑल बड़े प्रोजेक्ट के अंदर लॉजिकल एरर कहाँ है। हो सकता है वो आपके लिखे हुए कोड में हो, वो आपके टीममेट के लिखे हुए कोड में हो। तो उस सूरत में आईडीई आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डिबगर को यूज करते हुए बग को कंपैरेटिवली आसानी से लोकेट कर सकते हैं। डिबगर्स के ऊपर हम कभी बाद में देखेंगे। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको आईडीई प्रोवाइड करता है। उसमें यूनिट टेस्ट्स मौजूद हैं। आप अपने कोड को ऑटोमेटिकली टेस्ट्स लिख के टेस्ट कर सकते हैं कि ये कोड बग फ्री है या नहीं है। आप अपने कोड को एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप और बहुत सारे ऐसे सहूलतें हैं जो यहाँ पे उठा सकते हैं। बहुत सारे टूल्स मौजूद होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपको पता है ना कि आइकन्स भी चाहिए होते हैं, उसके लिए इमेजेस आपको बनाने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी यहाँ से अवेलेबल हो सकता है कि यहाँ टूल अवेलेबल हो एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर आखिरी चीज जो सबसे अहम है जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्रेस की है वो ये है कि जब आप एक प्रोजेक्ट मल्टीफाइल प्रोजेक्ट जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें लाइब्रेरीज यूज होती हैं। Now these libraries are the क्या कहते हैं ना पावर ऑफ some programming language. Other than libraries, what is programming? आउटपुट कैसे करनी है,
इनपुट कैसे लेनी है, लूप कैसे लगाना है, कंडीशन कैसे लगानी है, एक्सेप्शन रेज कैसे करनी है, फंक्शन कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, डेक्लेरेशन कैसे करनी है, कॉल कैसे करना है, कोड को मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट कैसे करना है, एटसेट्रा। दिस इज ऑल द प्रोग्रामिंग इज। अब जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में आपने कोड लिखना है। वो कोड बहुत ह्यूज कोड है। एक ऑप्शन तो है वो सारे का सारा कोड आप लिखें, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कोड आप किसी दूसरे से लिखा लिखाया ले लें। तो बेसिकली लाइब्रेरीज जो हैं ये ऑलरेडी रिटन एस्टेब्लिश कोड होता है जो टिपिकल टास्क्स को करने के लिए इस्तेमाल मतलब यूज किया जाता है। आपने इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करना है, अभी तक आपने कोई ऐसी सहूलत नहीं देखी C++ में कि आप इंटरनेट से डाउनलोड डेटा कैसे करेंगे। आप वहां एक URL बता देते हैं http://pucit.edu.pk/xyz/wk/ आगे एक डेटा फाइल का नाम पड़ा हो विच इज txt फाइल। आप चाह रहे हैं कि उस फाइल के कंटेंट्स आपका प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे और उसे प्रोसेस करे। तो हाउ कैन यू गेट डेटा फ्रॉम द वेबसाइट? और इसी तरह के और बहुत सारे काम हैं जो हमने करने। अब ये वाला कोड टू फेच द डेटा फ्रॉम द वेबसाइट, या तो आप इसका कोड खुद लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसके लिए नेचुरली आपको फर्दर ट्रेनिंग चाहिए होगी, या आप कोई लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेंगे। वो लाइब्रेरी आपको कहेगी कि ओके आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं URL टाइप का, और उसमें आप पाथ बता दें HTTP से लेके फाइल तक, और उसके बाद स्ट्रिंग s इज इक्वल टू url.get डेटा लिखें तो आपको डेटा वापस मिल जाए। अब ये लाइब्रेरी है जिसमें ये फंक्शन मौजूद है, डेटा टाइप मौजूद है URL की, और फंक्शन मौजूद है गेट डेटा का। अब या तो इसका सारा कोड आप खुद लिखेंगे विद मोर ट्रेनिंग जो भी आपके पास नहीं है, या ये किसी और एक्सपर्ट्स ने लिखी हुई है और उन्होंने आपको ये कोड कंपाइल्ड फॉर्म में या सोर्स फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया, आपने इसे यूज करना है। तो बेसिकली अभी भी अगर आप देखें तो आप सी मैथ की लाइब्रेरी यूज करते हैं, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज करते हैं, और बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करते हैं। ये वो लाइब्रेरीज हैं जो C++ के कंपाइलर के साथ आपको मिलती हैं। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि सारी लाइब्रेरी C++ के कंपाइलर के साथ अवेलेबल ना हो, बल्कि दुनिया में बैठी हुई कुछ टीम्स स्पेसिफिक टास्क के लिए लाइब्रेरीज बना रही हूं। वो स्पेसिफिक टास्क में से एक तो मैंने आपको बता दिया, टू गेट डेटा फ्रॉम वेब। आपने अपने कोड से एक PDF जनरेट करनी है कि C++ का कोड है, उससे आप एक आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो अच्छी सी आउटपुट जनरेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ PDF। हाउ कैन यू डू इट? या तो लॉट ऑफ कोड यू हैव टू राइट कि PDF फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद कोड लिखेंगे जिससे PDF बनेगा। या फिर सीधा सीधा क्या है, एक लाइब्रेरी डाउनलोड कर लें, उस लाइब्रेरी में ऐसे आसान से फंक्शंस अवेलेबल हों टू जनरेट अ PDF बन जाएगी। आपने फाइल्स को रार करना है या जिप करना है थ्रू योर कोड फाइल, स्टडी करें, कोड करें, या किसी से लाइब्रेरी ले लें। नो, अब जिसने ये लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं उन्होंने कोडिंग की हुई है, उन्होंने मेहनत की हुई है, या वो आपको फ्री देंगे या वो आपको सेल करेंगे। फॉर पर्सनल यूज इन जनरल ये लाइब्रेरीज आप परचेज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशन में चले जाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करेंगे, तो जो कंपनी आपको हायर कर चुकी होगी वो सारा काम खुद करने की बजाय, ताकि कोड जल्दी डेवलप हो जाए, वो दूसरों की लाइब्रेरीज परचेज कर लेगी। तो ऐसी लाइब्रेरीज जो कंपाइलर के साथ अवेलेबल नहीं होती हैं, बल्कि
अलहदा से परचेज करके आपको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी पड़ती हैं। उनको समटाइम्स थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरीज होती हैं, मल्टीपल फाइल्स होती हैं, एवरीथिंग। इनमें सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, या और प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं। अब आप इन फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने कोड में आते हैं और यहां पर आके आप एक फंक्शन जो है, जहां भी जरूरत होगी वहां पर आप एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, से fun1, और उसको अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स दे देंगे। अब ये फंक1 जस्ट आप अपने कोड में लिख के कॉल करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो आपका ख्याल है कि ये वाला फंक1 वाली लाइन कंपाइल हो जाएगी? बेशक वो लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है, प्रोजेक्ट में अवेलेबल। आंसर इज नो, अनलेस एंड अनटिल ये फंक1 डिक्लेयर्ड हो इस फाइल में ऊपर। वो डिक्लेरेशन या तो आपको यहां टाइप करनी पड़ेगी, या फिर कोई हेडर फाइल जो उस लाइब्रेरी वाले ने प्रोवाइड की होगी वो आप ऊपर इंक्लूड कर लेंगे, जिसमें वो डिक्लेरेशन मौजूद होगी। अब कोड फाइल अगर आपके पास मौजूद है जिसमें पूरा कोड मौजूद है, आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कोड पे उसकी एफर्ट हुई है, वो अपना कोड आपको नहीं देगा, वो अपना कोड आपको कंपाइल करके इन द फॉर्म ऑफ .lib फाइल या .obj फाइल आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन उसके अंदर फंक्शंस हैं, उनकी प्रोटोटाइप्स को टाइप करना आपके लिए हेडेक होगी, तो वो सिंपली ये करेगा कि फंक्शन की प्रोटोटाइप या डेक्लेरेशंस को एक हेडर फाइल में टाइप करके आपको प्रोवाइड कर देगा कि आप इन फंक्शंस को यूज करते हुए सिंपली इनको इंक्लूड कर लें। तो ये बेसिकली कुछ तेजी से मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि आप लाइब्रेरीज को कैसे यूज कर सकते हैं इन योर ओन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मैं देखता हूं अगर एक यहाँ कोड पड़ा है तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लाइब्रेरी की देने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, ये इस वक्त एक मैंने इंटरनेट से लाइब्रेरी डाउनलोड की थी, जिसने जो कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स का मतलब है कम्युनिटी के लिए सिंपल सिंपल सी लाइब्रेरीज लोग जो है वो सोर्स के साथ ओपन कर देते हैं। तो इसने अपना सारा कोड जो है वो कहाँ लिख दिया है, .h फाइल में लिख दिया है, फंक्शंस वहीं बना दिए हैं, उनकी बॉडी भी वहीं डिफाइन कर दी है। इसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस इन द हेडर फाइल। तो मैं अगर यहाँ पर जाऊं और यहाँ जाके मैं इसे कंपाइल करूं, ठीक है, libtest.cpp फाइल का नाम है ये। ओके सॉरी, मुझे आना होगा थ्रू हेयर। ठीक है जी, ये मैं इस फाइल को कंपाइल कर रहा हूँ, ये फाइल कंपाइल हो गई है। ठीक है, अब इस फाइल में ये जो सीपीपी फाइल है, ये ऊपर मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। जब मैंने इसे इंक्लूड किया तो ये सारे के सारे फंक्शंस उसमें आ गए, और वो फंक्शंस जो हैं वो लिब में हेडर फाइल में अवेलेबल है। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। उसे चाहिए था, जिसने भी ये लाइब्रेरी बनाई है जिसका नाम यहाँ लिखा मेंशन हुआ है, उसको चाहिए था कि हेडर फाइल अलहदा बनाता और बाकी चीजें अलहदा रखता, बट इट्स हिज और हर चॉइस उसने उसको कैसे मैनेज किया। नो, व्हाट दिस लाइब्रेरी फाइल इज, ठीक है, ये मैं इसे रन करता हूं तो ये जो आउटपुट दे रहा है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये इसने यहां पर आउटपुट दी है, ये कुछ कलरफुल सी आउटपुट है। इसके बाद कह रहा है द फॉलोइंग इनपुट टेक्स्ट इज हाईलाइटेड इन रेड। तो मैं यहां पर कुछ टाइप कर रहा हूं, वो टाइप भी हो रहा है और नीचे नीचे रेड कलर में हाईलाइट भी हो रहा है।
एंटर करता हूँ, ये कहता है रोज बताए, मैं कहता हूँ 4 रोज हैं। वो कहता है कॉलम्स बताए, मैं कहता हूँ 3 कॉलम्स हैं। अब आप गौर से देखें कि इसने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के ऊपर डेटा दे दिया, और मैं यहाँ पे 7 टाइप करके आगे जाता हूँ, टैब करता हूँ, ठीक है, और एंटर की प्रेस करता जाता हूँ, तो ये बेसिकली उन लोकेशंस पे जाके मेरे से डेटा ले रहा है जहां जहां पर उसे जाना चाहिए। और ऑलरेडी स्पेसिस इसने बनाई हुई थी, ये मेरे से एंटर करते हुए कुछ गलती हुई है, ठीक है। इसके बाद इसने डेप्थ पूछी है, तो ये इसके बाद ये यहां जाके बना के वापस आ गया है। यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड, फिर पासवर्ड, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसने क्या किया है, मेरे उसी कंसोल को जो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट होता था, सीक्वेंशियल होता था, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम चलता था, उसको इसने थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना दिया। तो इसने बेसिकली फंक्शंस जो हैं वो मुझे प्रोवाइड किए हैं, और वो फंक्शंस कौन से हैं वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं इस लिब टेस्ट में, ठीक है। ये मेन है, टेस्ट कलर्स नाम का एक फंक्शन है, रीड मैट्रिक्स नाम का एक फंक्शन है जो आपने देखा है, ठीक है। सो टेक्स्ट कलर्स नाम का जो फंक्शन है वो तो सिर्फ कलर्स ही बता रहा था, और रीड मैट्रिक्स किधर है, ये है, ठीक है। तो अगर आप यहां जाके देखें तो ये एक उसने वेरिएबल बनाया है, ये फिर उसने एक फंक्शन कॉल किया है, और उसके बाद आगे जाके ये चीजें ये आउटपुट कर रहा है एट डिफरेंट लोकेशंस, और उसके बाद ये इनपुट जो कर रहा है वो वैल्यूज उन लोकेशन से जाके ले रहा है। तो अगर ये वाले फंक्शंस इसने ना यूज किए होते तो वो अप्रोप्रिएटली उन लोकेशन से वैल्यूज ना पिक कर सकता। तो एनीवे दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि लाइब्रेरीज किस लिए होती हैं। ऐसा कोड जो आपके लिए रिलेटिवली आसान हो, वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ट्रेन्ड पर्सन्स उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल कर देते हैं। अभी आपको ये इतना ज्यादा आसान नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपको इवन इन फंक्शंस को, जो इस तरह के फंक्शंस हैं, उनकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी टू यूज। कि लाइब्रेरी तो मैं इंक्लूड कर लूंगा अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन उसके बाद मुझे ये तो पता होना चाहिए उसमें फंक्शंस हैं कौन कौन से, उनको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जब तक वो ट्रेनिंग नहीं आपको मिलेगी तब तक इनको यूज करना बहरहाल कॉम्प्लिकेटेड है। तो लाइब्रेरीज जो हैं वो इसलिए हम यूज करते हैं कि प्रोफेशनल्स ने कोड को अच्छे तरीके से डिफाइन करके, मैनेज करके आपके लिए प्रोवाइड कर लिया होता है। सॉफ्टवेयर कंपनी उनको परचेज करती है, आप उन्हें यूज करते हैं। अगेन उस काम के लिए आप प्रोजेक्ट में अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे तो वो रेफरेंसेस के जगह पर आ जाएगी। हेडर फाइल्स जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। फंक्शंस आपको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे जो उन लाइब्रेरीज में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा तारुफ था मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग्स का और आईडीईज का। आईडीईज जो हैं वो वैरायटी में हमें अवेलेबल हैं। आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप कोई सा भी आईडीई यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन सिंस एन आईडीई लाइक विजुअल स्टूडियो, डेव सीपीपी, कोड ब्लॉक्स, ये बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से मैंने चंद एक का नाम लिया आपके सामने। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। दे आर जस्ट नॉट कंपाइलर्स, they are a set of comprehensive tools which are much above than the only compilers and linkers, ठीक है। सो सबसे बड़ा काम इनका होता है कि ये आपको एक एडिटर प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छा सा एडिटर जिसमें आप बहुत सारे टास्क कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग। वो इस इन जनरल एडिट के अंदर आपको ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है।
कि आपके पास एडिट और व्यू में आपको बहुत सारी अवेलेबल होंगी जो कोड एडिटिंग से रिलेटेड होंगी, उनमें कट कॉपी पेस्ट भी मौजूद होता है। एडिटर के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू मैनेज अ सेट ऑफ फाइल्स एज अ सिंगल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद नेचुरली कंपाइलर, लिंकर और डिबगर्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन को ख़त्म करता हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप कोई भी अपना जो आपने अभी तक कोड बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप स्प्लिट करके इनटू मल्टीपल फाइल्स सो दैट कि मेन लॉजिक एक जगह रह जाए और दूसरी रिलेटेड लॉजिक जो है वो दूसरी फाइल्स में चली जाए। छोटी सी प्रैक्टिस आप करेंगे यहाँ। जब ये मैं करवा रहा था हेडर फाइल, तो हेडर फाइल के ऊपर टिपिकली इस तरह की 2 लाइनें और एट द एंड ये एक शार्प साइन एंड इफ लिख दिया जाता है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये अवॉइड करने के लिए होते हैं कि एक हेडर फाइल अगर खुदा ना खास्ता 2 दफा इंक्लूड हो गई तो उससे चीजें डुप्लीकेट होने से जो एरर्स आते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। कि अगर ये वाला वेरिएबल डिफाइंड नहीं है तो इसे डिफाइन कर दो और उसके बाद ये कोड आ गया, एंड इफ खत्म हो गया। और अगर ये वाला वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है तो फिर ये सारी चीजें स्किप कर दो जो एंड इफ तक हैं। तो स्किप हो जाएंगी तो इसका मतलब है वो दोबारा इंक्लूड नहीं होंगी। तो इनको हम हेडर गार्ड्स कहते हैं। ये हेडर फाइल्स के ऊपर हमें लिख लेने चाहिए। ये कोई यूनिक सा आइडेंटिफायर है जो रिपीट नहीं होना चाहिए, ताकि वो डिफाइन अगर वंस हो गया है तो फिर वो डिफाइंड ही रहे। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम फॉलोड बाय प्रोग्रामर का नाम फॉलोड बाय व्हाट दैट टिपिकल हेडर इज, और इसके साथ अगर आप चाहें तो कोई रैंडम नंबर भी लगा सकते हैं। तो इससे ये एक यूनिक आइडेंटिफायर बन जाएगा जो पॉसिबली दोबारा कहीं नहीं आएगा। तो इससे ये जो है सेव हो जाएगा कि ये मल्टीपल टाइम्स ये वाला स्ट्रक्चर अगर एक्सीडेंटली एक में एक हेडर इंक्लूड हुआ है और वो दूसरे में भी इंक्लूड हो गया तो उससे रिपीट ना हो। तो इन वी कॉल देम हेडर गार्ड्स, ठीक है। ये प्राग्मा श्राग्मा ये आईडीज की फिलहाल रिक्वायरमेंट से मैंने उन्हें नहीं चेंज किया। हम इस प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाके ऐसी चेंजेस कर सकते हैं कि ये pch.h और pch.cpp हमें इंक्लूड ना करनी पड़े। लेकिन इनको इंक्लूड करने में कोई हर्ज नहीं है। ये प्री कंपाइल हेडर्स होते हैं जो थोड़ी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं या कुछ आईडीज को टास्क सपोर्ट करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग। आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो यू मे आस्क एनी ऑफ यू। एक्सक्यूज मी सर, आपने complex.h को इंक्लूड करने के लिए आप हेडर फाइल्स में जाकर आपने उसे प्रॉपरली इंक्लूड किया था। अगर हम सिंपली कोड में ही लिख देते, उसमें मतलब खुद टाइप करके लिख देते तो वो दो डिफरेंट चीजें हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट कर लो। अनफॉर्चुनेटली आज आपकी आवाज भी कट गई है। सर मैं पूछ रही थी कि आपने हेडर फाइल इंक्लूड की थी ना, मतलब उसको बकायदा इंक्लूड किया था सोर्स वगैरह फाइल्स में जाके, ऐड आइटम में जाके। अगर हम लोग सिंपली आप खुद ही कोड में लिख देते हैशटैग इंक्लूड एंड जो भी आपने फाइल इंक्लूड करनी थी, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, यहां से जाके तो मैंने ये फाइल बेसिकली क्रिएट की थी ना। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखे, आपने अगर विजुअल स्टूडियो यूज किया है या कोई आईडीई यूज किया है तो वो एक फाइल तो वो ऑटोमेटिकली बना देता है जो सीपीपी फाइल होती है। आप आमतौर पर उसी फाइल में अपना तमाम कोड लिखते हो। लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि अगर आपने मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग करनी है तो यहां जाके आप जब ऐड करते हो अ न्यू आइटम तो आप एक्चुअली एक नई फाइल अपने प्रोजेक्ट में बना रहे होते हो। जिस तरह ये फाइल है complex.h, आपने ये एक फाइल अपने प्रोजेक्ट में ऐड की है। इसी तरह जब मैंने न्यू आइटम complex.cpp किया था तो मैंने यहाँ पर एक नई फाइल ऐड की थी, वो ये है। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, राइट क्लिक, ऐड अ न्यू आइटम, अ हेडर फाइल
से xyz.h, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर xyz.h जस्ट एक फाइल ऐड हो जाएगी विच इज अ ब्लैंक फाइल। अब इस फाइल के अंदर कोड तो आपने बाद में खुद लिखना है, या कॉपी पेस्ट कहीं से कर लेंगे या खुद लिख लेंगे। मैं यहाँ पे void xyz सेमीकोलन लिख देता हूँ। नाउ दिस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन, ये अब मेरी इस हेडर फाइल में हो गई। अब इस डिक्लेरेशन को मैं कहीं पर भी, जब जहां पर भी मैं ये xyz इंक्लूड करूंगा, वहां पर ये डिक्लेरेशन अवेलेबल हो जाएगी। और अब मैं यहां पर उस xyz फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है, मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। तो ये फाइल बनाने के लिए मैंने यहां पर जाके एड न्यू आइटम हेडर फाइल किया था। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड करता हूं तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल तो सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन लिंकर एरर डेफिनेटली आ जाएगा। और वो लिंकर एरर क्या है, वो यही है कि फंक फन, ठीक है, एक तो ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, और दूसरा जो अभी मैंने फंक्शन बनाया था वो वाला भी शायद अवेलेबल नहीं है, और कोई सिंटेक्स एरर्स भी शायद हो। सो यही वाला फंक्शन अवेलेबल नहीं है xyz। अब इसको डिफाइन करना है, डिफाइन करने के लिए मुझे फिर या तो यहीं पे जाके मैं ये सेमीकोलन मिटाऊं, फंक्शन डिफाइन कर दूं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि मैं एक न्यू आइटम करूं। यहां एक नई फाइल आप देखेंगे आएगी ऑफ टाइप cpp, जिसका नाम मैं xyz लिख रहा हूं, और यहां पर जाके मैं उसी फंक्शन को जो वहां बना था xyz, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब एहतियात ये है कि जब आप एक सीपीपी फाइल बनाते हैं तो उस सीपीपी फाइल में इंक्लूड हमें जरूर कर लेना चाहिए इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को। अब मैं इसे बिल्ड कर लूंगा, मेरा पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। ना स्टिल नहीं हुआ, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वेयर, ये वो पीसीएच का ही एरर है कि इसके अंदर मुझे इंक्लूड इसे कर लेना चाहिए, तो मेरे हाल में जाके कर ही आता हूँ, वहां पे करते हैं। जी बेटा, क्लियर हो गया कि उसका क्या फायदा है? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली हम मल्टीपल फाइल्स बनाने के लिए हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स में आपने हमेशा कोशिश करनी है कि स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप्स डिफाइन कर दें और उनके फंक्शंस डिफाइन कर दें, और उससे रिलेटेड जो सीपीपी फाइल है उसमें उसे इंक्लूड करके उन फंक्शंस की बॉडीज डिफाइन कर दें। और जो आपकी तीसरी फाइल है वो आपकी मेन फाइल होगी, उसमें आमतौर पर आपका मेन लॉजिक होगा। अब ये मेन लॉजिक की फाइल्स भी मल्टीपल फाइल्स पर स्प्लिट की जा सकती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसने एक ही फाइल बनना है। तो इन दैट सेंस एक टीम जो है वो इसके ऊपर काम कर सकती है। जी, कोई और क्वेश्चन हो आप लोगों का? सर अगर हमने एक हेडर फाइल किसी एक प्रोजेक्ट में बनाई है तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उस हेडर फाइल को यूज कर सकते हैं, या सिर्फ वो उसी प्रोजेक्ट के लिए वैलिड है? नहीं नहीं, उसमें यह है कि दो ऑप्शंस हैं। आप अगर हेडर फाइल का सिंपली पाथ भी बता देंगे, ठीक है, अभी ये देखें ना, नई फाइल है, नए प्रोजेक्ट में जाके आप ऐड न्यू आइटम की बजाय एग्जिस्टिंग आइटम कर लें और उस फाइल को चूज कर लें। जब मैं एग्जिस्टिंग आइटम कहूंगा तो ये मुझे कहेगा कौन सी फाइल है जो ऑलरेडी आपने बनाई हुई है और उसे आपने इंक्लूड करना है, वो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाएगी। तो अ सिंगल हेडर फाइल एंड रिलेटेड सीपीपी फाइल कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। दो तरीके हैं, एक तो ये कि उसको शेयर कर लें, दूसरा कॉपी पेस्ट कर लें, यू कैन यूज इट। ओके सर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि आईडीईज में आपको मैं आखिरी चीज बता के क्विट कर रहा हूं। आईडीईज जो हैं
समटाइम्स ये कंप्लीट नहीं होती हैं जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। बाय कंप्लीशन आई मीन कि उनमें सारा टूल सेट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, सारी टूल चेन अवेलेबल नहीं होती है, कुछ टूल्स की कमी होती है। आईडीई जो है वो जस्ट आपको एक स्केलेटन प्रोवाइड कर देता है कि आप टूल्स को इकट्ठा कर लें। आपको कंपाइलर अलहदा से अपनी मशीन पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और आईडीई को बताना पड़ता है कि मेरा कंपाइलर कौन सा है। ठीक है, आप आईडीई के पीछे कंपाइलर रिप्लेस कर सकते हैं। डिबगर कौन सा है, प्रोफाइलर कौन सा है, बाकी टूल्स कौन से हैं, वो चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो विजुअल स्टूडियो है इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर, डिबगर, एडिटर और सारे टूल्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं, आप वंस इसे कंप्लीट इंस्टॉल कर लें, सारा कुछ इकट्ठा इंस्टॉल हो जाता है। डेव सीपीपी दो सूरतों में होती है, एक सूरत कि उसमें कंपाइलर अवेलेबल है और विदाउट कंपाइलर है। अगर आप विदाउट कंपाइलर उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो नेचुरली वो आपके कोड को टाइप करने में तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट बिल्डिंग में और बाकी चीजों में वो हेल्प आउट नहीं करेगा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कॉम्प्रिहेंसिव आईडी ही है, विदाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलती ही नहीं है। डेव सीपीपी लाइट वेट आईडीई है रिलेटिवली, आप उसमें सिंगल फाइल को भी कंपाइल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो आपको ये अलाउ नहीं करता है, ये हमेशा प्रोजेक्ट बनवाता है और प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है। तो कोड ब्लॉक है, समटाइम्स वो विदाउट कंपाइलर आएगा, समटाइम्स विद कंपाइलर डाउनलोड हो जाएगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन डाउनलोडिंग कि आपने इस ऐसी जगह से डाउनलोड करना है जहां पर उसमें कंप्लीट टूल चेन अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल हैं सारे। अदरवाइज आप अपने किसी फेलो से पूछ सकते हैं कि मैं किस सोर्स यानी वेबसाइट से डाउनलोड करूं जहां से उसने डाउनलोड किया हो, जो प्रॉपरली चल रहा हो। ठीक है, तो चीजों का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है जब आप आईडीई यूज करें। कोशिश करें विजुअल स्टूडियो यूज कर लें, मैंने थोड़ा सा आज आपको हिंट भी दे दिया है। इसको यूज कैसे करना है, मल्टीपल यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, दो चार देख लें, कुछ ज्यादा बेहतर इसका यूज आ जाएगा। ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे, उनको थोड़ा बहुत आप देख लें एंड सो ऑन। बाकी टाइम के साथ साथ टीएस मेरे अवेलेबल हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को हम अप्रोप्रिएटली कवर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जो कल हुआ था उसके एंड के ऊपर जब हमने आईडीई का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उससे पहले हमने मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उससे पहले हमने लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की थी जिसको एक टीम डेवलप करती है। तो अल्टीमेटली उस पूरी डिस्कशन का जो कंक्लूजन था वो इस तरफ हुआ था कि हम जो प्रोग्रामिंग है हमारी वो अदर देन दोज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो हम बेसिकली लर्न करते हैं, जिसमें आउटपुट है, इनपुट है, असाइनमेंट है, डेक्लेरेशन है, लूप्स हैं, कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, फंक्शंस कॉलिंग है, स्ट्रक्चर्स हैं, इन्यूमरेटर्स हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन हम लाइब्रेरीज जो कि एग्जिस्टिंग लिखा हुआ कोड है उसको भी अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। ये लाइब्रेरीज दो शक्ल में होती हैं, बाज़ दफ़ा ये कंपाइल्ड स्टेट में मौजूद होती हैं और लिब एक्सटेंशन के साथ आपको अवेलेबल होती हैं। समटाइम्स ये सोर्स कोड की शक्ल में अवेलेबल होती हैं। एक लाइब्रेरी वो जिसमें कलरफुल कंसोल
की इम्प्लीमेंटेशन थी वो ओपन सोर्स में अवेलेबल थी, सोर्स कोड उसका अवेलेबल था, आप उसको डाउनलोड करके एज अ सी फाइल अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कंपाइल्ड स्टेट में होती हैं, एंड वन ऑफ देम इज विच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट नाउ। ठीक है, इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, मैंने एक URL sfmldev.org एक्सेस किया है। ये एक सिंपल एंड फास्ट मल्टीमीडिया लाइब्रेरी है। ये क्रॉस लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है जिसमें जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में और इवन इन C++ और तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि मैक पे, लाइनक्स पे और विंडोज पे अवेलेबल है। ये मल्टीमीडिया लाइब्रेरी है, C++ में बनी हुई है। अभी हो सकता है हमें ये टोटली अंडरस्टैंड ना कर सके, लेकिन इससे हम अब लाइब्रेरीज को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कैसे कर सकते हैं और उससे में बेनिफिट क्या होता है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेसिकली अगर हम सारा कोड विद द हेल्प ऑफ दोज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटपुट, इनपुट, डिक्लेरेशन टिल यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड एवरीथिंग करने की कोशिश करें तो हमें खुद से बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के लिए मसलन मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, एन्क्रिप्शन है, कंप्रेशन है, इमेज प्रोसेसिंग है, इनके लिए लोगों ने लाइब्रेरीज बना के रखी हुई हैं, सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ टाइप्स बना के रखी हुई हैं। हम उनको यूज कर सकते हैं और अपने कोड को उतना मिनिमाइज कर सकते हैं जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक इमेज है उसको रोटेशन, उसके रोटेशन की लाइब्रेरी लिखी हुई है, तो हमें इमेज रोटेशन का कोड खुद थोड़ी लिखना है। इसी तरह कंप्रेशन की, डेटा कंप्रेशन की लाइब्रेरी लिखी हुई है, तो हमें सिंपली अपना डेटा उस फंक्शन को प्रोवाइड करना है जो कंप्रेस करके हमें डेटा दे देगा। हमें कंप्रेशन के लिए खुद हजारों लाइनों का कोड लिखने की जरूरत नहीं है अगर हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है। सो ये लाइब्रेरीज जो हैं ये कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनी जिसमें हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं वो पे करती हैं, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली कोड तो करना है। वो अपने प्रोग्रामर्स से कोड करवा लें जिसमें टाइम भी लगेगा, स्पेस भी यूटिलाइज होगी, ऑफिस स्पेस भी यूटिलाइज होगी। इसके मुकाबले में वो अगर उनको एक लाइब्रेरी सूट करती है, एक बना बनाया प्रोडक्ट है, तो वो सेट ऑफ फंक्शंस और सेट ऑफ डेटा टाइप्स खरीद सकते हैं जिनको यूज करके वो अपना काम जल्दी से डेवलप कर सकते हैं। सो सिंपल एंड फास्ट मल्टीमीडिया लाइब्रेरी SFML इज हेयर। इसको डाउनलोड हम करना चाहेंगे, सबसे पहले हम वेबसाइट पे जाएंगे, इसका ये लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड फोल्डर्स में इसको मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। आप भी अपने तौर पर अगर ज़रूरत हो तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ से डाउनलोड फोल्डर से मैं मूव करके ले गया था उस फोल्डर में जिसको मैं यूज़ करता हूँ टू टीच यू पीपल। उसमें ये SFML 64 बिट वाली मैंने डाउनलोड की हुई है। देयर इज़ अ 32 बिट लाइब्रेरी फॉर ओल्डर मशीन्स। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, इसमें से मल्टीपल फोल्डर्स निकले, उस फोल्डर को कट करके मैंने C के रूट के ऊपर प्लेस कर दिया SFML दिस वन। अब इस लाइब्रेरी के अंदर सब फोल्डर्स हैं। इन फोल्डर्स में एग्जीक्यूटेबल्स, बाइनरीज मौजूद हैं। कुछ बाइनरीज होती हैं और कुछ बाइनरीज की एक्सटेंशंस होती हैं जिनको DLLs कहते हैं। तो यहाँ पर DLLs पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसमें ऑडियो के लिए, ग्राफिक्स के लिए, नेटवर्क्स के लिए, सिस्टम के लिए और विंडो मैनेजमेंट के लिए मौजूद है। सबसे पहला स्टेप तो हमें ये करना होगा कि ये जो पाथ है जहाँ पर ये बिन फाइल्स मौजूद हैं, इनको अपने कंप्यूटर में एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके सेटिंग करनी होगी। तो माई पीसी की अगर आप प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस सेटिंग्स में जाएं, नीचे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में ये जो पाथ है इसको एडिट करें और यहाँ से न्यू क्लिक करके जब नई ऑप्शन आए तो वहां पर आप इस बिन का पाथ कॉपी कर ओके 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 करके वापस आ जाए। सो दिस इज द फर्स्ट सेटिंग कि अगर लाइब्रेरी के साथ बाइनरी फाइल्स अवेलेबल हैं तो उन्हें हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके सेट करना होगा सो दैट के दे कैन बी एक्सेसिबल फॉर द अदर प्रोग्राम्स।
दूसरा काम ये है कि इसके अंदर इंक्लूड मौजूद है। इस इंक्लूड फोल्डर को आपको अपने, अब चूंकि ये बड़ी लाइब्रेरी है, हम बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इसको भी या तो हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में ही सेट कर दें सो दैट कि ये वहाँ से एक्सेसिबल हो जाए, या फिर अगर आप विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में उसकी प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में हम इस टिपिकल लाइब्रेरी का इंक्लूड का पाथ एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये मैंने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था, ये ऑर्डिनरी C++ का प्रोजेक्ट है जैसा आप बनाते हो। ठीक है, उसको मैं ओपन कर रहा हूं। Taking some time, I have no idea why it should be opened early. पर एनीवे, इस वक्त इस कोड को मैं बंद कर रहा हूं। तो बेसिकली विजुअल स्टूडियो में ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आप राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इंक्लूड फाइल्स और बाकी सारी चीज़ों को आप सेट करें। वो कैसे सेट करना है ये यहाँ लर्न में हमें ट्यूटोरियल्स में जाके पता लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम विजुअल स्टूडियो वाले गेटिंग स्टार्टेड में चले जाते हैं। यहाँ जाके इंस्टॉल कैसे करना है वो डाउनलोड वगैरह मैंने कर लिया हुआ है। उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में ये कुछ स्क्रीनशॉट्स गिवन है जिनको हमने सेट करना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट में यहाँ से मैं ऑल कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करूँगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में जाके C++ जनरल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ एडिशनल इंक्लूड डायरेक्टरीज में मैं ये वाला इंक्लूड का जो पाथ है जहाँ मैंने वो लाइब्रेरी कॉपी की हुई है उसको पेस्ट कर दूंगा। सो यहाँ से मैं लूँगा ऑल कॉन्फ़िगरेशंस, C++, जनरल, एडिशनल इंक्लूड डायरेक्टरीज और वहाँ पर ये मैंने इसे इंक्लूड किया होगा। तो इसके बाद अगला स्टेप है ऑल कॉन्फ़िगरेशन में ही। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो ये देखें कि यहाँ पर ऑल प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने जिस तरह की लाइब्रेरी डाउनलोड की है उसी तरह का आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट करेंगे। 32 है, 64 है या ऑल प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी मुझे ऑल कॉन्फ़िगरेशन लिंकर जनरल में जाके एडिशनल लाइब्रेरीज डायरेक्टरी सेट करनी है। तो मैं यहाँ से ऑल कॉन्फ़िगरेशंस, लिंकर, जनरल, एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, वहां पर मैं इस इंक्लूड की बजाय इस लिब का पाथ दूंगा जिसमें कंपाइल्ड C++ का कोड मौजूद है। सो वो वाला पाथ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप किया हुआ है। आपके केस में ये ब्लैंक होगा। यहाँ इसे टाइप करके एंटर करके बाहर आ जाएं, ये दूसरी ऑप्शन होगी। इसके बाद अब लिंकर इनपुट में हमने फाइल्स बतानी है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी फाइल्स इन लिब्स में से हम यूज करना चाह रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये जब आप SFML यूज करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आपको पता लगेगा कि आपने कौन कौन सी लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करनी है। मसलन इसमें जो नीचे एग्जांपल मौजूद है एट द एंड, ये वाली एग्जांपल जो इस तरह का एक सर्कल या एलिप्स जो है वो ग्राफिक्स विंडो पे बनाती है, उसके लिए उस यूजर ने बताया कि ये 3 लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आपकी लर्निंग बेहतर होती जाएगी वो आपको बताता जाएगा कि किस पर्पस के लिए कौन सी लिब फाइल इस्तेमाल करनी है, वो आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर आपने अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म लेना है, लिंकर इनपुट में जाके आपने बताना है। तो मैं अब यहाँ पर आता हूँ, लिंकर इनपुट, ऊपर ऑल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं यहाँ से रिलीज पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ फाइलें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ से डीबग में जाता हूँ तो ये यहाँ पर कुछ फाइलें पड़ी हैं जिसमें ये SFML system.d.lib, SMFL network.d.lib और कुछ और फाइलें हैं। तो जो जो मुझे रिक्वायर्ड होंगी वो मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा इन द इनपुट। इसमें ज़हन में रखें, एक्टिव जो यहाँ नजर आ रही होती है आपको, डीबग
जब आप एक प्रोजेक्ट को डीबग मोड में चलाते हैं तो प्रोजेक्ट जब कंपाइल होता है तो उसमें एडिशनल सिंबल्स बाइनरीज के अंदर जाते हैं जो कि डिबगिंग में आपको सपोर्ट करते हैं। व्हाट डिबगिंग इज, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। डिबगिंग बेसिकली करते हुए हम अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चला सकते हैं, किसी सर्टन पॉइंट पर उसे ब्रेक करके वहां रोक के जो करंट स्टेट ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको एग्जामिन कर सकते हैं, स्टेटमेंट के इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं मेमोरी में वो हम ढूंढ सकते हैं, और उससे हम अपने प्रोग्राम में जो एरर्स हैं, रन टाइम एरर्स, उनको लोकेट कर सकते हैं। तो डिबगिंग जब हम करेंगे तब देखेंगे, लेकिन इतना इस वक्त बताना जरूरी है कि डिबग मोड में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसमें एडिशनल सिंबल्स आते हैं, तो वो लाइब्रेरीज जो डिबग मोड में बनी है उनके साथ उनके नाम के आखिर से पहले SMFF वालों ने -d डाल दिया है। तो डीबग मोड में मैंने जब ये लाइब्रेरीज डाली हैं तो इनके साथ मैंने -d डाला है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं डीबग मोड के अलावा कंपाइल करूंगा तो ये लाइब्रेरीज उसके साथ लिंक नहीं होंगी। मुझे यहाँ रिलीज मोड में जाकर, जिसको मैं डीबग एग्जीक्यूट विदाउट डिबग या रन विदाउट डिबग करता हूँ, तो यहाँ मुझे एडिशनल नेम टाइप करना पड़ेंगे। यहाँ अगर आप लाइब्रेरीज देखें तो हर लाइब्रेरी जनरली पेयर में है, sfml audio.lib, sfml audio d.lib, sfml audio s.lib, s.dlib, smfl main.lib, main d.lib। तो डीबग में आपने डी वाली लाइब्रेरीज डालनी है, रिलीज में आपने सेम फाइल्स विदाउट -d डालनी है। तो मैं फिर बता दूं, मैंने सिर्फ डीबग में डाली हैं एप्रोप्रिएट लाइब्रेरीज। ठीक है, ये तीसरा स्टेप था। इसके बाद चौथा स्टेप ये है कि हमने C++ प्री प्रोसेसर डेफिनेशन में SFML_static सेमीकोलन शुरू पे लिखना है। तो यहाँ से अगर मैं C++ प्री प्रोसेसर में जाऊं तो प्री प्रोसेसर डेफिनेशन के शुरू पे मैंने ये लिख दिया है। इस पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। ये स्टैटिक SFML_static सेमीकोलन, पहले जो कुछ लिखा हुआ था वो एज इट है। इसके बाद मैं ओके बटन प्रेस करूंगा या अप्लाई करके ओके करके आ जाऊंगा, तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा उन लाइब्रेरीज को चलाने में। और वो लाइब्रेरीज मुझे यहाँ रेफरेंस में नजर भी आ सकती हैं, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज में भी नजर आ सकती हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैं वो लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, मैं इसका कोड आपको दिखाता हूँ। मैंने बहुत सिंपल कोड लिखा है। इंक्लूड मुझे क्यों करना होता है? क्योंकि इंक्लूड में मौजूद होते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप्स और यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप्स हैं उनकी डिक्लेरेशंस। तो इसको तो मैंने वहां इंक्लूड कर दिया था। उसके अंदर एक FML का फोल्डर है, उस फोल्डर में ये डिफरेंट HPP फाइल्स हैं, उनके अंदर ये मुख्तलिफ HPP फाइल्स हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक network.hpp फाइल जो कि SMFL फोल्डर में मौजूद है उसको मैंने यूज किया। ये दोनों मैंने अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल की हैं। अब जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे पास रिक्वेस्ट नाम का एक डेटा टाइप अवेलेबल है, रिस्पॉन्स टाइप का एक डेटा टाइप अवेलेबल है, और कुछ और डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। ये HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्सेज हैं। और HTTP आपको पता है कि वेब से डेटा मतलब इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने एक HTTP टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैंने ये URL स्पेसिफाई किया है, और उसके बाद इस URL से ऑनवर्ड इस फोल्डर में ये एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इस टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं अपने प्रोग्राम से इसे कनेक्ट करूं। मैं इसको यहाँ से जाके यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हो गया। और उसके बाद इससे आगे मैं ये वाला पाथ कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, वो भी यहाँ पे हो गया। ये क्रोम ब्राउजर है, जब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये कंटेंट्स मेरे सामने आते हैं। ये बेसिकली इस फाइल txt फाइल के कंटेंट्स हैं जिसको मेरे ब्राउजर ने ऐसे ही डिस्प्ले कर दिया। यहाँ HTML भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये इस URL के ऊपर पड़ी हुई एक फाइल है जो पब्लिकली अवेलेबल है।
ये सर्वर का नाम है और ये उसमें डायरेक्टरीज के अंदर फाइल मौजूद है। तो ये मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दी कि मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस HTTP सर्वर के ऊपर। इसके बाद मैंने जब ये रिक्वेस्ट पुट कर दी सेंड रिक्वेस्ट फंक्शन से, ठीक है, जिसका सिंटेक्स ये है, उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि सर्वर से मुझे रिस्पॉन्स कब आता है। तो अगर सर्वर से मुझे जो रिस्पॉन्स है वो ओके का आएगा तो मैं रिस्पॉन्स में से बॉडी गेट कर लूँगा और उसको स्ट्रिंग RS में रख लूँगा और उसके बाद इस RS को मैं आउटपुट कर दूंगा, ठीक है। और अगर वहां से ओके का रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं रिक्वेस्ट फेल्ड लिख दूंगा। अभी मैं आपके सामने इस प्रोजेक्ट को डीबग मोड और 64, क्योंकि मैंने 64 बिट डाउनलोड किया था, रन करता हूं। स्टार्ट डीबगिंग। ये प्रोजेक्ट हो सकता है कंपाइल हो, कंपाइल होने के बाद लिंक हो, रन हो, तो ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है और आपके सामने ये वहां से यही डेटा उठा के ले आया। मैं जस्ट फॉर द सेक यहाँ जाके फॉर द टाइम बीइंग अपनी वाईफाई बंद कर रहा हूँ। फ्लाइट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, फ्री भी हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, कमर्शियल भी हैं, पेड। जिस सॉफ्टवेयर हाउस में आप जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हाउस आपको खरीद के देगा कि इस लाइब्रेरी को यूज करके जल्दी जल्दी डेवलपमेंट करो। आप सारा कोड खुद नहीं लिख सकते, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए दिमाग चाहिए। ऑब्वियसली आज से काफी सालों बाद आप भी उतने दिमाग वाले होंगे जितने दिमाग वालों ने ये लाइब्रेरीज अब लिख रखी, लेकिन इस वक्त आपको बेसिकली लाइब्रेरीज को यूज करना सीखना है। इस कोड की भले आपको कुछ भी समझ ना आई हो, लेकिन इतनी समझ जरूर आ गई होगी कि वो काम जो शायद C++ में डायरेक्टली नहीं हो सकता था या डायरेक्टली एक सिंप्लीफाइड वे में नहीं हो सकता था, ठीक है, वो काम इस लाइब्रेरी ने, जिसका नाम ही है सिंपल एंड फास्ट मल्टीमीडिया लाइब्रेरी, उसने आसानी से कर दिया। ठीक है, आप नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग C++, लेकिन कैसे, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतनी सिंपल नहीं है। इस लाइब्रेरी में हमने ये 6-7 लाइनों का कोड लिखा और नेटवर्क से एक फाइल हमने अपने कंप्यूटर पे एज अ स्ट्रिंग रिसीव कर ली। अब नेचुरली यहाँ पर ये चीजें आपको समझ नहीं आ रही अगर इन कोड का, तो कोई भी काम करने से पहले उसको समझना तो पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो अगर आप ये वाली लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये लाइब्रेरी है, कहाँ से अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, वो हो गई। फिर उसके बाद इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, यू हैव टू गो टू लर्न समवेयर। आप आ गए इसमें, गेटिंग स्टार्टेड आपने स्टार्ट कर लिया। सिस्टम मॉड्यूल है जिसमें ये 3 चीजें हैं, विंडो मॉड्यूल है जिसमें ये चीजें हैं, ग्राफिक्स मॉड्यूल है जिसमें ये चीजें हैं, ऑडियो मॉड्यूल है जिसमें ये चीजें हैं, नेटवर्क मॉड्यूल है जिसमें ये है। इनको 1 बाय 1 लर्न करें। जब आप इनको 1 बाय 1 लर्न करेंगे तो आपको कुछ डेटा टाइप्स और कुछ फंक्शंस या डेटा टाइप प्लस फंक्शंस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस स्टेज के ऊपर हो सकता है ये आपके लिए आसान ना हो समझना, लेकिन आज से साल के बाद ये SFML लाइब्रेरी 100% कैसे यूज करनी है आप समझ जाएंगे। इस वक्त मैं इसको कंक्लूड करता हूं सिर्फ ये एग्जांपल देके कि यू कैन यूज दीज लाइब्रेरीज। इसके अलावा भी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो मिल जाएंगी। मसलन एक लाइब्रेरी का नाम है आइगन और वो C++ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आइगन, विजुअल स्टूडियो आइगन। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, मूव टू दिस, वहां चले जाते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी किस लिए है, ये लाइब्रेरी है
to efficiently process large matrices to compute eigenvalues used in linear algebra and etc. तो इसके अलावा जो है अगर आप C++ लाइब्रेरी फॉर कंप्रेशन लिखें, ठीक है, सर्च करें, तो आपको समहाउ लाइब्रेरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएंगी। मसलन ये बूस्ट की C++ की लाइब्रेरी है, ये इजी zlib की लाइब्रेरी है। आई हैव नो आइडिया वो यहाँ से डाउनलोड होगी या कहीं और से हो जाएगी, बट यू कैन हैव। सो यहाँ पर इजी कॉम्प्रेस का फंक्शन है, जिसे आप एक स्ट्रिंग देंगे वो कंप्रेस कर देगा, और अगर एक कंप्रेस स्ट्रिंग देंगे तो वो अनकंप्रेस कर देगा। यू कैन डाउनलोड द लाइब्रेरी फ्रॉम देयर, यू कैन फाइंड आउट कि इसको यूटिलाइज वगैरह कैसे करना है। तो एक चीज है फंक्शन लाइब्रेरी का पता लगना, एक चीज है उसके यूज का पता लगना। हर चीज पे मेहनत चाहिए होती है, ये मेहनत एक कोर्स में नहीं होती है, ये मेहनत आमतौर पर सेल्फ एफर्ट से मिलती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब आपको जरूरत हो, आप एक काम करना चाहें, आप खुद कोड करने की कोशिश करें, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा काम है तो किसी सीनियर से, किसी टीचर से, गूगल से और इंटरनेट रिसोर्सेज से सर्च करें। यू कैन गेट सफिशिएंट लाइब्रेरीज टू डू द टास्क, ठीक है। उनको स्टडी करें, टाइम कंज्यूम करें, लर्न करें, और लर्न करने के बाद जब आपको उनमें कमांड हो जाए तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मैं ये वाला टॉपिक जो है इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा इसको एक्सरसाइज कर लें, इनमें से कोई सी चीज़ आप उठा लें, ठीक है, उसको करने की कोशिश करें, ठीक, और वो होपफुली हो जाएगी। इस चीज़ की तो गारंटी है कि इस ट्यूटोरियल में, जो पहला ट्यूटोरियल है SFML एंड विजुअल स्टूडियो, इसमें ये जो कुछ भी लिखा हुआ है एट द एंड ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है और ये आउटपुट पे आ जाती है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक कि आप मैंने चला ही रहा हूँ तो 2 मिनट लगेंगे, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ जाके मैं Ctrl+A करके Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और अब मैं इस कोड को अगर रन करूँ, प्रोवाइडेड के लाइब्रेरीज मेरी पीछे प्रॉपर्ली सेट हैं तो ये चल जाएगा, एंड आई एम होपफुल के लाइब्रेरी सेट होंगी, बट आई एम नॉट श्योर। तो नहीं है, इसलिए सारे ये एरर मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, और ये सारे लिंकर के एरर मैसेजेस हैं, और वो इस प्रोजेक्ट में कंट्रोल प्रॉपर्टीज में जाके लिंकर इनपुट, और यहाँ पर मुझे ये लाइब्रेरीज जो हैं इनको सेट करना है। ये वाली 3 लाइब्रेरीज स्टूडेंट्स, इनको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं -d डालता हूँ इसमें, और ये जो फालतू चीज़ें लिखी हुई थी वेबसाइट के ऊपर उनको मैं मिटा देता हूँ। इसमें भी -d डालता हूँ क्योंकि मैं डीबग मोड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन डालता हूँ, और यहाँ पर भी -b डाल के इसको मिटा के एंड पे जाके ये सारे जो मैंने लाइब्रेरीज हैं इनको मैं कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे शुरू पे मैं पेस्ट करके एंटर करके ओके कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो लाइब्रेरीज, एडिशनल लाइब्रेरीज यहाँ आ गई। अब मैं दोबारा स्टार्ट डिबगिंग कहता हूँ। नाउ दिस टाइम प्रोजेक्ट रन हो गया है, और ये आउटपुट के ऊपर वही चीज़ आ गई है जो यहाँ पे है। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट आप ये रन कर सकते हैं। अब ये वाला जो कोड है जिसने ये आउटपुट दी है सॉरी, ये वाली, ठीक है, वो ये वाला कोड है। तो मैं इसको बंद करके वापस आता हूँ। इस कोड को अगर हम डिस्कस थोड़ा सा कर लें
तो बेसिकली ये लाइब्रेरी यूज हुई है। हमने एक विंडो बनाई जो 200 बाय 200 की थी। मैं इसको 200 बाय 400 कर देता हूँ। उस पर मैंने एक शेप बनाई जो कि सर्कल टाइप की है। उसको मैंने 100 उसका रेडियस दिया। उसका कलर मैंने ग्रीन दिया। मैं यहाँ ग्रीन कलर की बजाय कोई भी और कलर जो है वो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, मसलन येलो। और उसके बाद ये बन गया। अब ये थोड़ा सा सिंटेक्स है जो हमें रखना है कि जब तक वो विंडो ओपन है और इवेंट अकर कर रहा है, क्लोज का नहीं है, तब तक मैं विंडो को क्लियर करके उस पर वो शेप ड्रॉ करके डिस्प्ले करता रहूं। तो ये काम अच्छी लॉजिक तो नहीं है, बट ये काम इसी तरह से चल रहा है। ठीक है, मैंने जो चेंजेस किए हैं उसको मैं करके दोबारा अगर आपके सामने इस कोड को रन करूं, तो अब के टाइम जो विंडो बनेगी वो लंबी विंडो है और उसके अंदर ये येलो कलर का सर्कल है। तो ये दो चीज़ें जो थी वो यहाँ पे स्पेसिफाई हुई थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ छोटी मोटी चेंजेस करके आप देख सकते हैं ये क्या है। मैं इस कोड को अंडू कर रहा हूँ, वापिस इस कोड पे आता हूँ। अब स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हो SF कोलन कोलन दिस लिखा हुआ है, ये आप यूजिंग कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस STD लिखें तो हमें सी आउट और एंडल वगैरह से पहले STD लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये इतनी जगह STD कोलन कोलन लिखा हुआ था ये। इसी तरह अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस SF लिखूं, ठीक है, तो फिर अभी SF के बाद HTTP भी कई जगह पर आ रहा है। सो लेट मी ट्राई कि मैं यहाँ पे कोलन कोलन लिख के HTTP लिख के सेमीकोलन लिखता हूँ, तो इट इज गिविंग मी एन एरर कि दिस इज नॉट अ नेम स्पेस। तो सो ये यहाँ नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यहाँ SF आ जाएगा। तो ये SF कोलन कोलन बार बार लिखने से हमारी जान छूट जाएगी। नो HTTP में रिक्वेस्ट मौजूद है, HTTP इटसेल्फ भी है। इस टाइप का मैंने ये वेरिएबल बनाया और उसके साथ मैंने ये, जिस तरह फाइल में आप बनाते हैं और ओपन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाए। रिक्वेस्ट में पाथ बताया, उसका मोड बताया और उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट किया, तो ये रिक्वेस्ट नेटवर्क पे चली जाएगी। रिस्पॉन्स वापस आएगा, उसको हम एग्जामिन करके कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे इस डिस्कशन को यहाँ क्लोज करना चाहिए और आपको जस्ट अगर देखें, मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला कोड जो है मेन में कितनी लाइनें लिखी हुई हैं वो ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनको अगर आप अपने तौर पे टाइप भी कर लें, अदरवाइज़ वहाँ नेटवर्क मॉड्यूल में है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके रन कर लें, तो आपको थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप इंटरनेट से भी डेटा अपने C के प्रोजेक्ट में ला सकते हैं, आप उसमें ग्राफिक्स बना सकते हैं, और इवन अगर आप इसके लर्न में चले जाएं तो यू कैन हैव मोर फन। ठीक है, दैट फन इज आप ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप म्यूज़िक, ऑडियो, मैंने म्यूज़िक कह दिया, ऑडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और ऑप्शंस मौजूद हैं टू एक्सपेरिमेंट। ये स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं अल्लाह हाफिज़ आपसे कहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।